नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर इतिहास का जो पेपर है जिसका नाम है एंशिएंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया, आरंभ से लेकर के 1206 ईस्वी तक, इससे संबंधित हम लोग एक मॉडल पेपर का अध्ययन करेंगे। आपका मॉडल पेपर उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से परीक्षा में आपको पेपर मिलेगा, यानी आपका पेपर परीक्षा में 3 खंड में विभाजित होगा, तो आपका मॉडल पेपर भी 3 खंड में विभाजित है। पहला खंड अ है, दूसरा खंड ब है और तीसरा खंड स है। एक एक करके हम लोग तीनों खंडों का अध्ययन करेंगे। हम लोग जानेंगे कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है और उसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना होगा। पहला खंड अ है, इसमें आपसे अति लघुत्तरी प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 50 शब्द में यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है और उसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना होगा। पहला प्रश्न है, रामायण में कितने कांड हैं? रामायण में कितने कांड हैं उसी के बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि वाल्मीकि रामायण में कुल 7 कांड हैं। 7 कांड में यह विभाजित है जो भगवान श्री राम के जीवन के विभिन्न चरणों का वर्णन करते हैं। एक एक करके हम लोग यहाँ पर कांडों का नाम लिखेंगे। पहला कांड है बाल कांड, इसमें राम के जन्म और बचपन की कथा है। दूसरा है अयोध्या कांड, इसमें राम के वनवास की घोषणा की जाती है। जब राम राजा बनने वाले होते हैं तभी उनका वनगमन हो जाता है। तीसरा कांड है अरण्य कांड, इसमें राम जब वन चले जाते हैं तो वन जीवन का वर्णन किया गया है। चौथा जो कांड है उसका नाम है किष्किंधा कांड, इसमें हनुमान और सुग्रीव से मिलन की कथा का वर्णन है। पांचवा कांड है सुंदर कांड, इसमें हनुमान जी की लंका यात्रा का वर्णन किया गया है। छठा जो कांड है इसको लंका कांड और युद्ध कांड के नाम से जाना जाता है, इसमें राम और रावण के बीच जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन किया गया है। सातवां कांड है उत्तर कांड, इसमें राम का राज्याभिषेक और उसके बाद की कथा का वर्णन किया गया है। ये रामायण जो है 7 कांड में विभाजित है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता पर टिप्पणी लिखिए। हड़प्पा सभ्यता पर आपको टिप्पणी लिखना है, तो उत्तर में आप लिखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता दुनिया की पहली व्यवस्थित शहरी सभ्यता थी, यानी यह एक प्रकार की नगरीय सभ्यता थी। इसका जो समय है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक है, इसके बीच यह विद्यमान था। यह मुख्य रूप से सिंधु नदी के किनारे 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली थी। इसकी खोज सबसे पहले 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी, यानी दयाराम साहनी के द्वारा ही इसको सबसे पहले खोजा गया था। यह सभ्यता अपने उत्कृष्ट नगर नियोजन, ग्रिड प्रणाली और उन्नत जल निकासी व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग व्यापार, कृषि और शिल्प कला में अत्यंत निपुण थे। लोथल और मोहनजोदड़ो जैसे नगर इसके समृद्ध इतिहास के जीवंत प्रमाण हैं। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि आश्रम क्या है। आश्रम व्यवस्था के बारे में आपको लिखना है, तो उत्तर में आप लिखेंगे कि प्राचीन भारतीय समाज में मानव जीवन को 100 वर्ष की आयु मानकर 4 चरणों में बांटा गया था, जिसे आश्रम व्यवस्था कहते हैं। इनके 4 भाग निम्न हैं। एक एक करके हम लोग उसका यहाँ पर वर्णन करेंगे। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, जो जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक का होता था। शिक्षा और अनुशासन ग्रहण करना इसमें प्रमुख उद्देश्य होता था। जो दूसरा आश्रम है उसको गृहस्थ आश्रम कहते हैं। 25 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद व्यक्ति इसमें प्रवेश करता था और 50 वर्ष की आयु तक इसमें रहता था। विवाह, परिवार और धन कमाना इस आश्रम का मुख्य उद्देश्य होता था। तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम। 50 वर्ष की आयु में व्यक्ति इसमें प्रवेश करता था और 75 वर्ष जब हो जाता था तब उसका जो है यह आश्रम पूरा हो जाता था। मोह माया त्याग कर आध्यात्मिक चिंतन करना इस आश्रम का प्रमुख जो है उद्देश्य होता था। चौथा है संन्यास आश्रम। व्यक्ति जब 75 साल का हो जाता था तो अब इसमें प्रवेश करता था और 100 वर्ष तक यह चलता था। मोक्ष प्राप्ति हेतु संसार का पूर्ण रूप से इसमें त्याग कर दिया जाता था। यह व्यवस्था व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करने के लिए तैयार करती थी। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की। किसके द्वारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी, तो उत्तर में आप लिखेंगे कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना हर्यक वंश के शासक उदयन ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की थी, यानी उदयन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और हर्यक वंश का वह राजा था। समय है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व जब इसकी स्थापना हुई थी। उसने अपनी राजधानी राजगृह से बदल करके पाटलिपुत्र स्थानांतरित की, यानी उदयन ने जब इसकी स्थापना की तो राजगृह से अपनी राजधानी बदल करके पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर लिया, क्योंकि यह गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित होने के कारण रणनीतिक और व्यापारिक रूप से अत्यंत सुरक्षित और महत्वपूर्ण था।
बाद में यह मौर्य और गुप्त साम्राज्यों की भी महान राजधानी बना। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं, 5वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रबंध चिंतामणि किसका ग्रंथ है। प्रबंध चिंतामणि जो ग्रंथ है किसके द्वारा लिखा गया है, तो उत्तर में आप लिखेंगे कि प्रबंध चिंतामणि सुप्रसिद्ध जैन विद्वान मेरुतुंगाचार्य द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है। यानी इसके जो रचयिता हैं वो जैन विद्वान मेरुतुंगाचार्य हैं। इसकी रचना 1304 ईस्वी में हुई थी। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, संस्कृत में ही इसकी रचना हुई है। इसमें प्राचीन भारतीय राजाओं जैसे विक्रमादित्य हो गए, भोज परमार हो गए, गुजरात के सोलंकी हो गए, इन शासकों के जीवन से जुड़ी ऐतिहासिक और पौराणिक कहानियों का संग्रह इसमें किया गया है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, खंड ब देख लेते हैं। इसमें आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 200 शब्द में यहाँ पर देना होगा। दोस्तों एक जरूरी सूचना आपको बता दें कि आपका पेपर समाप्त हो जाए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 83 037 86 616 पर अपना पेपर जरूर भेजिएगा ताकि हम उसको सॉल्व करके यूट्यूब पर डाल पाएं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 6वां प्रश्न है, 11 हो गया है। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। समुद्रगुप्त की जो उपलब्धियां हैं, कौन कौन सी उपलब्धियां हैं, उसी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि महाराजा समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश के सबसे महान शासक थे। उन्हें उनकी वीरता और रणनीतिक कौशल के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यानी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। उनकी उपलब्धियों का मुख्य विवरण प्रयाग प्रशस्ति जो इलाहाबाद स्तंभ लेख के नाम से भी जाना जाता है, इसी में मिलता है। समुद्रगुप्त की प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित हैं। एक एक करके हम लोग उनकी उपलब्धियों का वर्णन यहाँ पर करेंगे। पहली उपलब्धि है महान सैन्य विजय। यानी उन्होंने जिस क्षेत्र में उन्होंने गया वहां पर उन्होंने विजय हासिल की। समुद्रगुप्त एक अपराजित सेना नायक थे। उन्होंने अपनी विजय यात्रा को विभिन्न चरणों में विभाजित किया। पहला है आर्यावर्त का युद्ध। उन्होंने आर्यावर्त के यानी उत्तर भारत के 9 राजाओं को हरा करके उनके राज्य को सीधे गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। यानी आर्यावर्त के जितने राजा थे सबको अपने साम्राज्य में उन्होंने मिला लिया। दूसरा है दक्षिणापथ अभियान। उन्होंने दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित किया, लेकिन उन्हें उनका राज्य जो है वापस लौटा दिया। इस नीति को कहते हैं ग्रहण मोक्ष अनुग्रहण नीति। यानी पहले उनके राज्य को ग्रहण किया, फिर उनको मोक्ष प्रदान किया, उनको मुक्त कर दिया, फिर उनको अपने अधीन रखा, यानी अपने अधीन जो है बनाए रखा, लेकिन उनका राज्य उनको लौटा दिया। जो सीमावर्ती राज्य थे, जंगली जातियों और नेपाल असम जैसे सीमावर्ती राज्यों ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। ये उनकी प्रमुख रूप से जो है महान सैन्य विजय संबंधी उपलब्धियां हैं। दूसरी जो उपलब्धि है वो अश्वमेध यज्ञ और उपाधियां हैं। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और अश्वमेध पराक्रम की उपाधि उनके द्वारा धारण की गई। उन्होंने महाराजा धीराज, परम भागवत और विक्रमांक जैसी भव्य उपाधियां भी अपनाई। यानी इन उपाधियों को भी उनके द्वारा धारण किया गया। अगली जो उपलब्धि है वो सांस्कृतिक एवं कलात्मक उपलब्धि है। समुद्रगुप्त जो थे वो संगीत के प्रेमी थे। सिक्कों पर उन्हें बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, जो उनके संगीत प्रेम और कविराज की उपाधि को सिद्ध करता है। साहित्य का भी संरक्षण उनके द्वारा किया गया है। उन्होंने विद्वानों और कवियों को संरक्षण प्रदान किया है। हरिसेन जैसे कवि उनके दरबार में निवास करते थे। अगली जो उनकी उपलब्धि है वो आर्थिक और धार्मिक नीतियों से संबंधित है। उनके द्वारा स्वर्ण मुद्राएं जारी किया गया। उन्होंने उच्च गुणवत्ता वाले सोने के सिक्के जारी किए जो आर्थिक समृद्धि का प्रतीक है। धार्मिक सहिष्णु भी थे। वे स्वयं विष्णु भक्त थे, वैष्णव थे, लेकिन अन्य धर्मों के प्रति उन्होंने उदार नीतियां अपनाई। उन्होंने श्रीलंकाई राजा मेघवर्मन को बोध गया में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी थी। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे कि समुद्रगुप्त ने न केवल भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा, बल्कि कला और संस्कृति को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, जिससे उनके शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग का आधार माना जाता है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इस 7वां प्रश्न यहाँ 12वां हो गया है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों की विवेचना कीजिए। हड़प्पा सभ्यता का पतन क्यों हुआ था, इसी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, का पतन भारतीय इतिहास के सबसे चर्चित विषयों में से एक है।
लगभग 1900 ईस्वी पूर्व के आसपास इस महान सभ्यता का ह्रास शुरू हुआ था। विद्वानों के अनुसार इसके पतन के लिए कोई एक कारण नहीं बल्कि कई कारण जिम्मेदार हैं। कई कारणों का मिश्रण इसके पतन के लिए उत्तरदायी था। हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। एक एक करके उन कारणों का अध्ययन हम लोग यहाँ पर करेंगे। पहला जो कारण है वह है प्राकृतिक आपदाएं एवं जलवायु परिवर्तन। इन प्राकृतिक आपदाओं में सबसे प्रमुख कारण बाढ़ को माना जाता है। मार्शल और मैकी जैसे विद्वानों का मानना है कि सिंधु नदी में बार बार आने वाले भीषण बाढ़ ने मोहनजोदड़ो जैसे शहरों को नष्ट कर दिया और धीरे धीरे इस सभ्यता का पतन हो गया। दूसरा जो कारण माना जाता है इसमें प्राकृतिक आपदा में नदियों का मार्ग बदलना। घग्गर, हकरा जैसी नदियों के सूखने या मार्ग बदलने से कृषि व्यवस्था ठप हो गई, जिससे बस्तियां उजाड़ हो गई, यानी बस्तियां उजड़ हो गई और धीरे धीरे जो है इस सभ्यता का पतन हो गया। अगला कारण भूकंप को माना जाता है। भूगर्भीय परिवर्तनों और भूकंपों के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ गया या मार्ग रुक गया, जो विनाश का कारण बना और इसके कारण भी माना जाता है कि धीरे धीरे इस सभ्यता का पतन हो गया। अगला जो कारण माना जाता है वह पारिस्थितिकी असंतुलन। वनों की अत्यधिक कटाई और ईंटें पकाने के लिए लकड़ी के भारी उपयोग के कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया। वर्षा में कमी आई और उपजाऊ भूमि धीरे धीरे रेगिस्तान में बदलने लगी और धीरे धीरे इस सभ्यता का पतन हो गया, ऐसा माना जाता है। तीसरा जो कारण है वो बाह्य आक्रमण को माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आर्यों के आक्रमण के कारण जो है इस सभ्यता का पतन हुआ। मार्टिमन व्हीलर जो इतिहासकार हैं, उन्होंने तर्क दिया कि इंद्र, जिनको पुरंदर के नाम से जाना जाता है, उनके नेतृत्व में आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा नगरों को ध्वस्त कर दिया। हालांकि आधुनिक शोध में इसके पुख्ता साक्ष्य कम मिलते हैं, लेकिन जो है इतिहासकारों के मध्य यह भी एक कारण माना जाता है हड़प्पा सभ्यता के पतन का। अगला जो कारण है वह है प्रशासनिक शिथिलता एवं महामारी। अंतिम चरण में नगर नियोजन में गिरावट देखी गई, कचरा प्रबंधन ठप हो गया और बस्तियां घनी हो गईं। कुछ विद्वानों का मानना है कि मलेरिया, हैजा जैसे किसी बड़ी महामारी ने जनसंख्या को बड़े पैमाने पर खत्म कर दिया होगा और धीरे धीरे इस सभ्यता का पतन हो गया होगा। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का पतन अचानक नहीं हुआ, बल्कि यह एक क्रमिक प्रक्रिया थी। प्राकृतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारकों ने मिलकर इस नगरीय सभ्यता को ग्रामीण संस्कृति में धीरे धीरे बदल दिया। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। इसको 8वां प्रश्न कर लीजिएगा। मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था पर प्रकाश डालना है। आपको बताना है कि मौर्यकाल में सैन्य व्यवस्था संबंधी कौन कौन सी विशेषताएं थी, उन्हीं विशेषताओं को इसमें आपको लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि मौर्य साम्राज्य की सैन्य व्यवस्था प्राचीन भारत की सबसे संगठित और विशाल सैन्य प्रणालियों में से एक थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका से इसके बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। एक एक करके हम लोग उन विशेषताओं का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। पहली विशेषता है विशाल सैन्य सेना, यानी मौर्य काल में इनके पास सैन्य जो था वो विशाल सैन्य था, यानी ज्यादा मात्रा में सेना इनके पास थी। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास एक विशाल स्थायी सेना थी, जिसमें 6 लाख पैदल सैनिक थे, 30,000 अश्वरोही थे, 9,000 हाथी इसमें थे और 800 रथ इसमें शामिल थे, यानी भारी मात्रा में इनके पास सैन्य बल उपस्थित था। दूसरी जो विशेषता है वो सैन्य प्रशासन को लेकर के है। सैन्य प्रशासन एक मंडल के द्वारा चलाया जाता था, जो विभिन्न समितियों में विभाजित था। सेना के प्रबंधन के लिए एक अलग विभाग था, जिसका संचालन जो है 30 सदस्यों का मंडल करता था। यह जो 30 सदस्यों का मंडल था ये कुल 6 समितियों में विभाजित था, जिसमें से प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे, यानी प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे और जिस समिति के जो सदस्य थे उनको वही काम दिया जाता था। जैसे पहली समिति जल सेना से संबंधित थे और इसका काम होता था नौसेना का प्रबंधन करना। दूसरी जो समिति है वो यातायात एवं रसद से संबंधित होती थी, इसका काम होता है सेना के लिए भोजन और हथियारों की आपूर्ति करना। तीसरी जो समिति थी वो पैदल सेना से संबंधित थी, इसकी काम था पैदल सैनिकों की देखरेख करना। चौथी जो सेना समिति थी वो अश्वरोही से संबंधित थी, घोड़ों और घुड़सवारों का प्रबंधन करना इसका काम होता था। पांचवी जो समिति थी वो रथ सेना से संबंधित होती थी, इसका काम होता है युद्ध रथों की व्यवस्था करना। छठी जो समिति थी वो गज सेना से संबंधित थी और इसका काम होता था हाथियों का प्रबंधन और प्रशिक्षण प्रदान करना इनको। तो ये समितियां थी और इनके द्वारा सैन्य प्रशासन जो है चलाया जा रहा था। अगली जो विशेषता है प्रमुख अधिकारी और उनका वेतन।
सेनापति जो होता था वो सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था, जो सीधे सम्राट के प्रति उत्तरदायी होता था। जो नायक होता था युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी होता था, युद्ध क्षेत्र में वही सेना का नेतृत्व करता था। नगद वेतन इनको दिया जाता था। मौर्य सैनिकों को राज्य की ओर से नियमित रूप से नगद वेतन दिया जाता था, जो उस समय की एक आधुनिक विशेषता थी। अगली जो विशेषता है वो है दुर्ग और हथियार। मौर्यों के पास शक्तिशाली किले थे जिसको दुर्ग कहा जाता था, और उन्नत हथियार जैसे तलवार हो गया, धनुष बाण हो गया, भाले, ये सभी उनके पास विद्यमान थे। कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्गों का जिक्र किया हुआ है, उल्लेख किया हुआ है। औदक, पार्वत, धान्वक और वन दुर्ग का इन्होंने उल्लेख किया हुआ है। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे, और निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे कि मौर्य सैन्य व्यवस्था ने न केवल भारत को बाहरी आक्रमणों जैसे सेल्यूकस के आक्रमण से बचाया, बल्कि एक विशाल केंद्रीकृत साम्राज्य की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला खंड 100 है, जिसमें आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 500 शब्द में यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। ये आपका जो है 9वां प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय की कौन कौन सी उपलब्धियां हैं, उसी के उपलब्धियों के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, गुप्त राजवंश के सबसे प्रतापी राजाओं में से एक थे। उनके शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। उनकी प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं में किया जा सकता है। एक एक करके हम लोग उनके उपलब्धियों का वर्णन यहाँ पर करेंगे। पहली जो उनकी उपलब्धि है वह साम्राज्य विस्तार और सैन्य विजय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने पिता समुद्रगुप्त की विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाया, और इनके द्वारा भी साम्राज्य का विस्तार किया गया और सैन्य विजय किया गया। पहली विजय इनकी है शकों पर विजय। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि पश्चिम भारत के शक क्षत्रपों का विनाश था। उन्होंने अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर मालवा, गुजरात और सौराष्ट्र को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। इस विजय के बाद उन्होंने सकारी और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगली जो विजय है वो है वाहिक विजय। मेहरौली स्तंभ लेख के अनुसार उन्होंने सिंधु के 7 मुखों को पार कर वाहिकों यानी बैक्टीरिया पर विजय प्राप्त की थी। यानी ये 2 उनके प्रमुख विजय थे। इसके माध्यम से उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। दूसरी जो उनकी उपलब्धि है वो वैवाहिक गठबंधन की कूटनीति है। उन्होंने युद्ध के साथ साथ वैवाहिक संबंधों के माध्यम से भी साम्राज्य को सुदृढ़ किया। नाग वंश के साथ उन्होंने विवाह किया। उन्होंने नाग राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह कर नागों का समर्थन प्राप्त किया। अगला है वाकाटक वंश। वाकाटक वंश से उन्होंने अपनी पुत्री की शादी की थी। उन्होंने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। वाकाटकों की सहायता से ही वे शकों को हराने में सफल रहे। अगली जो उनकी उपलब्धि है वो है सांस्कृतिक और साहित्यिक पुनर्जागरण। चंद्रगुप्त द्वितीय कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। उनके दरबार में 9 रत्न यानी 9 महान विद्वान निवास करते थे, जिनमें से कुछ प्रमुख जो है वो निम्न हैं। पहले का नाम है कालिदास, महान कवि और नाटककार थे। धन्वंतरि प्रसिद्ध चिकित्सक और आयुर्वेद के ज्ञाता थे। वाराहमिहिर थे, महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। अमर सिंह थे, प्रसिद्ध कोशकार थे और अमर कोश की रचना इनके द्वारा की गई थी। अगली जो इनकी उपलब्धि है वो है प्रशासनिक और आर्थिक समृद्धि। इसमें पहला है राजधानी। उन्होंने पाटलिपुत्र के अलावा उज्जैन को भी अपनी दूसरी राजधानी बनाया, जो व्यापार और संस्कृति का बड़ा केंद्र बने। अगला है मुद्रा व्यवस्था। उन्होंने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए। चांदी का सिक्का इनके द्वारा जारी किया गया। उनके सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता है, जो अपनी शुद्धता और कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। दिल्ली का प्रसिद्ध महरौली लौह स्तंभ उनकी धातु विज्ञान की उन्नति और उनकी शक्ति का आज भी प्रमाण जो है देता है। अगली जो उनकी उपलब्धि है वो है धार्मिक सहिष्णुता, यानी धार्मिक संबंधी नीतियों को लेकर के है। यद्यपि चंद्रगुप्त द्वितीय स्वयं परम भागवत यानी विष्णु के भक्त थे, लेकिन वे सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु थे। उनके शासनकाल में हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म भी फले फूले। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे, और निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने न केवल सैन्य रूप से भारत को सशक्त किया, बल्कि साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रगति की। उनके समय में भारत आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से विश्व का अग्रणी देश बना। इतना
आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।